हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग विंडो। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक इज एन, सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स बैंक, बी रूरल बैंक, सी रीजनल बैंक एंड डी कमर्शियल बैंक। सो क्लास 12th के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो एपेक्स बैंक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि एपेक्स बैंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव ऑन टू दी सेकंड स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय credit creation by commercial bank? A, it is the process of loan creation. B, it is the process of creation by foreign exchange. C, it is the process of total withdrawal creation. And D, it is the process of total deposit creation. So हम जानते हैं कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि जो भी बैंकों के पास जाता है, बैंक उसका कुछ परसेंट एज अ रिज़र्व रख के बाकी सारा जो पैसा होता है वो लोन पे दे देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोन क्रिएट करता है, इसका मतलब होता है कि ये टोटल डिपॉजिट को क्रिएट करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हुआ वो ऑप्शन डी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज। तो हम जानते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक होता है। तो एज पर द ऑप्शन हमें ये बी में नज़र आ रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू। सो एल आर आर इज इक्वल टू होता है हमारा CRR प्लस SLR के, और ये हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो CRR प्लस SLR इज इक्वल टू लीगल रिजर्व रेशियो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। सो नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है? हम जानते हैं कि हमारे पास मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट हैं, M1, M2, M3 एंड M4। तो यही वही चीज़ है। ऑप्शन ए कहता है M2, ऑप्शन बी M3, ऑप्शन सी M1 एंड ऑप्शन डी M4। सो वी नो दैट मनी सप्लाई के M में हम पढ़ते हैं CC प्लस OD प्लस DD। अब ये क्या है जी? CC मतलब कॉइन एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, देन अदर डिपॉजिट एंड देन डिमांड डिपॉजिट। तो हम इसको नैरो मनी बोलते हैं, और ये है हमारा M1 ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाई पावर मनी इंक्लूड्स। हाई पावर मनी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम वो समझते हैं, बट ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाई पावर मनी होता क्या है। एक्चुअली में हाई पावर मनी को हम शो करते हैं H से, और हाई पावर मनी एक्चुअली में और कुछ नहीं होता है। हाई पावर मनी जो होता है हमारी पूरी इकोनॉमी में कितने पैसे मनी का सप्लाई हुआ है, हम उसको ही हाई पावर मनी क्या होता है। सो बेसिकली तौर पे हमारी इकोनॉमी में जो मनी इंजेक्ट होती है वो 2 सोर्सेज से इंजेक्ट होती है। एक पहला सोर्सेज होता है मनी इंजेक्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट करने की कुछ पावर हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी है। तो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैं फिन एम लिख देता हूँ इसके लिए। और जो दूसरी पावर है हमारे पास वो है RBI के पास, क्योंकि RBI भी मनी को इशू करता है। कैसे? हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जितने भी कॉइन हैं, जैसे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़
एंड 1 रुपीज़ का नोट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, और आरबीआई जो है वो जितने भी 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ और मोर देन 2 रुपीज़ के जितने भी नोट है वो आरबीआई इशू करती है। सो बेसिकली हमारे पास जो मनी इंजेक्ट करने की जो एजेंसियां हैं वो दो ही हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई। तो ये दोनों कितनी करेंसी मार्केट में इंजेक्ट कर रही हैं, हम उसे हाई पाउंड मनी बोलते हैं। लेकिन ये मनी कैसे कैसे होती है, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मनी इशू हो रही है और जो आरबीआई से मनी इशू हो रही है, हम उसको बोल देते हैं कि ये हाई पाउंड मनी है। लेकिन ये कैसे होती है, तो ये फॉर्म में होती है, ये फॉर्म में होती है या तो सी के फॉर्म में, यानी कि कॉइन एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कि ये दोनों ही एजेंसियां ने जो मनी इंजेक्ट करी वो मनी कहाँ पे गई, तो वो मनी गई या तो पब्लिक के पास, तो इसलिए हम सी लिख रहे हैं। सी मीन्स कि कॉइन एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और प्लस में इनके पास अगर वो करेंसी नहीं होगी तो वो कहाँ होगी करेंसी, वो आर के फॉर्म में होगी। अब ये आर क्या है, तो आर के लिए मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से समझेंगे कि होता क्या है। तो आर जो है बेसिकली रिजर्व को शो कर रहा है, और रिजर्व भी हमारे पास दो टाइप का होगा। कैसे, एक तो होगा आर की फॉर्म में जिसको हम बोलेंगे रिक्वायर्ड रिजर्व, और एक होगा ईआर की फॉर्म में जिसको हम बोलेंगे एक्सेस रिजर्व। अब ये रिक्वायर्ड रिजर्व क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी पैसा बैंक में जमा होता है उसका कुछ परसेंटेज जो होता है एज पर द रूल एंड एज पर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई वो हमें रिजर्व बना के रखना पड़ता है। तो वो एक हो गया। और एक्सेस रिजर्व, कुछ पैसा ऐसे भी होता है जो रिजर्व से ज़्यादा होता है जिसे एक्सेस रिजर्व बना के रखना पड़ता है। सो एज पर दी इस रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हाई पाउंड जो मनी है हमारे पास, हाई पाउंड हमारे पास जो मनी है यानी कि एच हाई पावर्ड मनी, हमने क्या देखा कि एक हो गया हमारे पास सी की फॉर्म में और दूसरा आर की फॉर्म में, और आर भी दो टाइप का। लेकिन यहाँ पे देखते हैं किससे ये मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी से। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हाई पावर्ड मनी इज़ दी टोटल ऑफ कॉइन एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस में आर यानी कि रिजर्व। और रिजर्व हमारे पास दो पार्ट में, कौन कौन से रिजर्व, एक रिक्वायर्ड रिजर्व और एक एक्सेस रिजर्व। सो होप कि ये आपको हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि क्या हुआ। अगर आपको हाई पावर्ड मनी में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, एंड देन मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए एक स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाई जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है क्रेडिट मल्टीप्लायर इज। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि क्रेडिट मल्टीप्लायर जो होता है वो होता है 1 में CRR, और ये ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, हम जानते हैं कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर रिड्यूस इन एसेट्स और क्रिएट लायबिलिटीज। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन ए है क्रिएट लायबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो लायबिलिटी तो क्रिएट हो रही है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए, और हम जानते हैं कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए तो पढ़ रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी है क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे एक बार पढ़ते हैं कि क्यों क्या यही है। ऑप्शन सी है डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी तो क्रिएट करता है, इसलिए ऑप्शन हमारे पास जो सी है वो भी गलत है। ऑप्शन डी डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, अरे लायबिलिटी तो क्रिएट करता है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉलिसी यूजफुल फॉर रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आर दी। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जिसको हम मौद्रिक नीतियाँ बोलते हैं, ऑप्शन बी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ जिसको हम वितरण पॉलिसीज़ बोलते हैं, ऑप्शन सी बजटरी पॉलिसीज़, एंड ऑप्शन डी फॉरेन पॉलिसीज़। तो हम जानते हैं कि बजटरी पॉलिसीज़ में इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए कुछ कुछ उपाय करे जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जो हुआ ऑप्शन सी। मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स के कौन से आइटम नहीं है? तो हम रेवेन्यू रिसिट्स जानते हैं क्या होते हैं। रेवेन्यू रिसिट्स आर दोज रिसिट्स विच नाइदर रिड्यूस इन एसेट्स नॉर क्रिएट इन लायबिलिटीज। तो देखते हैं, टैक्स इनकम, ओके, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी ग्रांट एंड ऑप्शन डी नॉन टैक्स इनकम। तो ग्रांट जो होता है वो जो हमें मिल रहा होता है इसमें, तो इससे ना तो हमारी कोई असेट्स रिड्यूस हो रही थी और ना ही कोई हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही थी। इसलिए हम ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको किसी क्वेश्चन की किसी एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।